ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, उसका बड़ा भाई भी यहीं से पढ़ के गया, 3 A स्टार थे, ये भी बताने वाली बात है। मास के बड़े भाई के 3 A स्टार थे। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था? ये एक्सपेरिमेंट किया था बेटा आज, और ये तो मेरी क्लास में नहीं है सर, वो सर को लगा के गोली करा रहे हैं। अच्छा, इसमें लिखो कि द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, बेटा लिख दे साहब, द एक्सपेरिमेंट मोमेंट में रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा। बेटा कल कितने पेजेस का किया था? कल जो हमने क्लास ली थी ऑनलाइन, उसमें कितने पेजेस लिखे थे? 3 पेजेस, तुम 4 छोड़ दो। अच्छा बच्चों, द एक्सपेरिमेंट, नोट्स लिखना है बेटा। द एक्सपेरिमेंट was performed to explore the internal structure of the matter। अच्छा बेटा ये बताएं, ये एक्सपेरिमेंट आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है ना? ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम अल्फा पार्टिकल्स के, ये गोल्ड फॉइल वाला आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, ठीक है? ओहो, तुम्हारे जो पेपर्स हैं वो मेरी गाड़ी में पड़े, मार्क पेपर्स, वो मैंने आज वापस करने थे। नहीं मैंने वो करने थे वापस। क्लास के बाद, बस आवाज नहीं मुझे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने मार्किंग कर दी है, तुम्हारे नंबर लगा दिए और पेपर मेरे पास पड़े हुए, पेपर मुझसे ले लेना, मैं सब नहीं के पास रखवा दूंगा। तुम्हारे सारे पेपर मेरे पास है, नंबर भी लगा दिए, सारे मैं सब के पास रखवा देता हूँ, उठा लेना वहां से। आसान, तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ था कि आई प्रिपेयर्ड वेव्स एंड टेस्ट लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अब मैं मार्क तो उसी को करूंगा ना। अच्छा, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू एक्सप्लोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, ये पहली बात हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना था। अच्छा, अब पेपर में इसका क्या पूछते हैं? पेपर में इसके पूछते हैं ऑब्जर्वेशन और हर ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूजन। तो बना लो 2 कॉलम, इस तरफ लिखो ऑब्जर्वेशन, इस तरफ लिखो ऑब्जर्वेशन, इस तरफ लिखो कंक्लूजन। एंड आइना बेटा आपको मैं मॉक एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा बिकॉज यू आर वेरी रेगुलर, और आप शाम वाली सारी क्लासें लेती हैं, आपको मैं 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। जो बच्चा रेगुलर होगा उसको मैं मॉक एग्जाम में 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा, है? जो रेगुलर होगा आपका मैं हर वक्त नोट करता हूँ, आप सारी क्लासें लेती हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन नंबर 1, alpha particles were deflected। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर प्रोटॉन्स स्कैटर्ड हो तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते। डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि प्रोटॉन्स के क्लस्टर्स हैं। इस ऑब्जर्वेशन के नीचे मैं पॉसिबिलिटीज बना के दिखा देता हूं, उससे आपको कंक्लूजन लिखने में आसानी होगी। फर्स्ट करें 2 पॉसिबिलिटीज को अगर हम कंसीडर करते हैं। If the positive charges are scattered, then they are unable to stop any of the alpha particles। अगर पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड होगा तो अल्फा पार्टिकल को रोक नहीं सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज क्लस्टर्ड होगा इस तरह से, तो फिर वो अल्फा पार्टिकल को रोक सकता है। आसान, अगर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से स्कैटर्ड होगा तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? फिर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्कैटर्ड होगा तो फिर वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डिफ्लेक्ट करना क्या शो कर रहा है? देयर वर सम क्लस्टर्स। डिफ्लेक्ट करना क्या शो कर रहा है? देयर वर सम क्लस्टर्स। अब लिखेंगे क्या? कंक्लूजन, सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। इब्राहिम, इसका कंक्लूजन बताओ जल्दी। नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना क्या बता रहे हैं? अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना ये बता रहे हैं कि मैटर के अंदर कोई हार्ड चीज है, मैटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्कैटर्ड नहीं है। तो आप इसका जो कंक्लूजन लिखेंगे वो ये है, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्कैटर्ड बट इट हैज क्लस्टर्स, दीज क्लस्टर्स वर कॉल्ड न्यूक्लियस लेटर ऑन।
तो ये कंक्लूजन ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इज स्कैटर्ड या नॉट स्कैटर्ड? पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्कैटर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड होता तो फिर ये डिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत पावरफुल होते हैं। अल्फा पार्टिकल को इस तरह का स्कैटर्ड चार्ज डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता। ये होगा तो डिफ्लेक्ट होगा। समझ आ गई बात? बात क्लियर? तो अगर एग्जामिनर कहे कि डिफ्लेक्शन का होना क्या बता रहा है, तो डिफ्लेक्शन का होना ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के क्लस्टर्स बने हुए, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैला हुआ नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्कैटर्ड बट it has clusters. These clusters, इन clusters को बाद में क्या कहा था? These clusters were called nuclei later on. इन clusters को बाद में क्या कहा था? न्यूक्लियाई। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, डिफ्लेक्शन का जो पैटर्न है वो क्या बता रहा है कि क्लस्टर बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं। अगर क्लस्टर बड़े बड़े होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शंस होती, डिफ्लेक्शंस कम हुई। तो अच्छा, अब नंबर 2 में एक चीज आपने और लिखी है, वो ये कि डिफ्लेक्शन जो है उसको आपने डिफाइन करना है कि हर एक डिफ्लेक्शन को हमने डिफाइन क्या करना है। 2 में पहले ही आप ड्राइंग बनाएंगे। फर्ज करें यहाँ पे था क्लस्टर, ये क्लस्टर बना दें, ये पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर था जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर। एक अल्फा पार्टिकल यहां पे गया, एक अल्फा पार्टिकल इस पाथ पे गया, एक अल्फा पार्टिकल इस पाथ पे गया। इन पाथ्स को डिफाइन करना होता है। क्या करना होता है? इन पाथ्स को डिफाइन करना होता है। वन बाय वन डिफाइन करते हैं। मुझे बताएं, जो सीधा पाथ बन रहा है इसको तो हम कहेंगे अनडिविएटेड। क्या कहेंगे बेटा इसको? हम अनडिविएटेड। ये जो सीधा पाथ बन रहा है इसको हम कहेंगे अनडिविएटेड। टेबल कर दो, सीधा पाथ अनडिविएटेड। इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? बेटा आप एक काम करो, आप यहां पे आ जाओ, यहां। अच्छा, अब जो है हसन, तुम भी आगे बैठ जाया करो ना यार। अब ये हो गया। हाँ बच्चों, इसका बताओ, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे डिफ्लेक्शन एट एंगल ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90। 90 से बड़ा एंगल है या छोटा एंगल? अच्छा, एंगल मार्क कहां पे करते हैं? एंगल हमेशा मार्क करते हैं ओरिजिनल पाथ के साथ। कहां पे मार्क करते हैं? एंगल हमेशा मार्क करेंगे किसके साथ? ओरिजिनल पाथ के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90? दिस एंगल इज लेस देन 90। तो इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्शन एट एंगल, डिफ्लेक्शन एट, इब्राहिम क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन एट एंगल लेस देन 90 या मोर देन 90? लेस देन 90। सो दिस इज डिफ्लेक्शन एट एंगल लेस देन 90। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन एट एंगल मोर देन 90 या लेस देन 90? क्या कहोगे? फर्ज करें ओरिजिनल पाथ से अगर कंपेयर करते हैं, ये देखिए एवन रूट क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन एट एंगल मोर देन 90 या लेस देन 90? ये वाली, ये मोर देन 90। नो डिफ्लेक्शन, लेस देन 90, मोर देन 90। तो इसको कहेंगे डिफ्लेक्शन एट एंगल मोर देन 90। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं मोर देन 90 डिफ्लेक्शन कब होती है? जब हेड ऑन कोलिजन होता है। बेटा मोर देन 90 डिफ्लेक्शन कब होती है? जब क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन। ठीक है। अब डिफ्लेक्शन का जो पैटर्न था उसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफ्लेक्शन का पैटर्न अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, तो एक्चुअली ये हुआ था जब अल्फा पार्टिकल गुजारे थे इस गोल्ड लीफ में से, तो ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट गए थे। ज्यादातर पार्टिकल क्या हुए थे? स्ट्रेट गए थे। So majority of the alpha particles passed straight undeviated। इस तरह से कुछ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे। ये किस पे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ? लेस देन 90 या मोर देन 90? लेस देन 90।
तो 3 एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा दिए, और बहुत कम पार्टिकल थे जो रिफ्लेक्ट हुए थे इस तरह से पीछे वापस आ गए थे। तो अगर आप रिफ्लेक्शंस के पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका फिर कंक्लूजन भी लिखना होगा। तो नंबर 2 में आपने पैटर्न को डिस्क्राइब करना है। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, क्या लिखना है बताओ? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए या स्ट्रेट गए? स्ट्रेट गए। और वो क्या शो कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight undeviated. Most of the alpha particles passed straight and undeviated. ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है? ये ऑब्जर्वेशन बता रहा है, हाँ जी बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहे हैं कि जो डिफ्लेक्ट करने वाली चीज थी वो छोटी सी थी, हर जगह पे नहीं थी। डिफ्लेक्ट करने वाली जो चीज थी वो हर जगह पे नहीं थी। तो ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि एटम का या मैटर का ज्यादातर पार्ट क्या होता है? एम्प्टी स्पेसेस होता है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये होगा, इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, हसन क्या लिखेंगे? मोस्ट पार्ट ऑफ द मैटर या एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एम्प्टी स्पेसेस। अब पेपर में एग्जामिनर कहेगा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, क्या शो कर रहे हैं? आसान। एग्जामिनर कहेगा ज्यादातर पार्टिकल सीधे पास हो गए, क्या शो कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि ये शो कर रहे हैं कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है? एम्प्टी स्पेसेस। बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद फिर इन रिफ्लेक्शंस का पैटर्न डिस्क्राइब करेंगे। रिफ्लेक्शंस का पैटर्न ये होगा, आप लिखेंगे आउट ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स के लिए। आउट ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, किसकी बात हो रही है? सिर्फ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की। आउट ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स majority was deflected at angle less than 90 या more than 90? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? majority was deflected at angles less than 90 या more than 90? majority was deflected किस एंगल पे? majority was deflected at angles less than 90. आउट ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, ये ओवरऑल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सिर्फ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। आउट ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स majority was deflected at angles less than 90 and very few, minority या very few, and very few were deflected at angle greater than 90. ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है? ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो स्मॉल वॉल्यूम का है। क्या बता रहे हैं? कि जो डिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम स्मॉल है। जब वॉल्यूम स्मॉल होगा, अगर वॉल्यूम हो गया स्मॉल तो डेंसिटी हाई होगी या लो होगी? किसी चीज का वॉल्यूम अगर छोटा कर दें, वॉल्यूम के छोटा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हाई होगी। तो हम इसको लिखेंगे कि इससे ये पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस या रिफ्लेक्टिंग पार्ट था वो स्मॉल था, रिजिड था, उसकी हाई डेंसिटी थी। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि द न्यूक्लियस इज डैश, क्या लिखना है पहले नंबर पे? द न्यूक्लियस इज स्मॉल। अगर स्मॉल होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? द न्यूक्लियस इज स्मॉल, हैज हाई डेंसिटी, has high density and is rigid. अच्छा, आपके पेपर में क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे डिफ्लेक्शन का होना क्या बता रहा है, ज्यादा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, और ये पैटर्न क्या बता रहे हैं। समझ आ गई बात? ये 3 पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। एमन से एक बार पूछ जाते हैं। एमन, ज्यादातर पार्टिकल का स्ट्रेट गुजरना क्या बता रहा है? Most of the alpha particles pass straight undeviated. What it tells? It tells that most part of the matter is empty spaces. अच्छा, रिफ्लेक्शंस का होना क्या बता रहे हैं? सिर्फ रिफ्लेक्शंस का होना। रिफ्लेक्शंस का होना ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई रिजिड चीज तो है। बेटा, रिफ्लेक्शन का होना क्या बता रहा है? कि कोई ना कोई रिजिड चीज है, जो कि क्या है? पॉजिटिव चार्जेस के क्लस्टर्स।
और डिफ्लेक्शंस का जो पैटर्न है वो क्या बता रहा है, ज्यादातर जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर का एंगल था लेस देन 90 और कुछ थे जिनका एंगल था ग्रेटर देन 90। ये क्या बता रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल होगा, रिजिड होगा। अगर स्मॉल ना होता तो फिर ये पैटर्न ना होता, जब स्मॉल होगा तो रिजिड ऑटोमेटिकली होगा। कहानी समझ आ गई? ये था जी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। पेपर में सवाल कैसे आता है, वो आपको ऑब्जर्वेशन बताएंगे और आप कंक्लूजन लिखेंगे। वो ये चीज वो बताएगा एग्जामिनर, ये आप लिखेंगे। समझ आ गई बात? अब आगे चलते हैं। अब वर्क एनर्जी पावर जो है दैट इज द लास्ट थिंग। वर्क एनर्जी एंड पावर दैट इज द लास्ट थिंग। फिर ये सारा कुछ खत्म। हाँ जी, वो चैप्टर खत्म हो गई। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर इज द लास्ट थिंग, लेकिन वन गुड थिंग, वर्क एनर्जी पावर का 80% वही है जो आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा। जो आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं तकरीबन वही है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम कवर कर लेंगे। अच्छा बेटा, अगर मैकेनिक्स में आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा हुआ है तो फिर फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने सेम सिलेबस जो जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है वही फिजिक्स में भी है। अगर आप मैथ्स लेते हैं, मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा हुआ है, तो अभी हम वही सारा कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं। हेडिंग दे वर्क, आवाज बिल्कुल नहीं लिखे। वर्क इज प्रोडक्ट, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ force and displacement। बेटा बोर्ड पे फोकस करो। वर्क इज, कंफ्यूज हो रहे हो? अच्छा, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं लिखना यहाँ पे, ओ लेवल में आप डिस्टेंस लिखते थे, अब नहीं लिखना। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, उसके बाद वर्क स्केलर या वेक्टर। वर्क इज अ स्केलर और अ वेक्टर। वर्क इज अ स्केलर। एक बात ये हो गई, वर्क का यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा बेटा? जूल। अब जूल की डेफिनेशन, वर्क डन विल बी 1 जूल if a force of 1 Newton acts for a distance of 1 meter. Work done will be 1 joule. तब work done will be 1 joule when a force of 1 Newton acts along the motion, ये जूल की डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। वर्क होगा 1 जूल कब? जब 1 न्यूटन की फोर्स मोशन के अलाउंग एक्ट करेगी और कितने डिस्टेंस तक? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अच्छा, ये कहानी हो गई यहाँ पे। अब इसके आगे अगर हमने वर्क को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो। How will you calculate work? वर्क आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? If the force is not in the direction, if the force is not in the direction of motion। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क? आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में ना हो? क्वेश्चन समझ आ गया? फर्स्ट करें, फोर्स किसी और डायरेक्शन में है, मोशन किसी और डायरेक्शन में, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? बताओ जरा, क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? बेटे ये बिल्कुल पॉसिबल है। पहले मैं ये पूछ रहा हूं ना कि मोशन और फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? इंक्लाइन प्लेन। फर्स्ट करें, इस पे हम किसी बॉल को छोड़ देते हैं, बॉल का मोशन किस तरफ होगा? इस तरफ ना, और इस बॉल पे फोर्स किस तरफ होगी? वेट।
इस तरह। दिस इज अ एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि फोर्स और मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। समझ आ गई बात? तो अगर फोर्स और मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके आंसर में लिखो कंपोनेंट्स। either force will be resolved either force will be resolved along the distance. This is one option. या तो क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे डिस्टेंस के अलाउंग। आगे समझ? कंफ्यूज हो रहे हो? लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? अच्छा, या तो हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे डिस्टेंस के अलाउंग। व्हाट इज द अदर ऑप्शन? और डिस्टेंस इज रिजॉल्व्ड or distance is resolved sir along the force अब इस बात को एक बार समझ लो, या तो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे डिस्टेंस के साथ या डिस्टेंस को रिजॉल्व करेंगे फोर्स के साथ। दोनों ऑप्शन अपनी जगह पे। कहानी आ गई समझ? इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, आप देख लीजिए। आपको अगर फोर्स और डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे गिवन है और आपसे कहते हैं कि वर्क कैलकुलेट करो, ये देखो यहां पे आपने वर्क बताना है। वर्क इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स। नंबर 1, फोर्स भी इधर, डिस्टेंस भी इधर। हाँ जी बताएं, फोर्स और डिस्टेंस का एंगल कितना होगा जल्दी से इस एग्जांपल में? फोर्स और डिस्टेंस का एंगल, फोर्स और डिस्टेंस का एंगल होगा 0 डिग्री। सो ऐसी सिचुएशन जहां पे एंगल होगा 0 डिग्री, वहां पे वर्क होगा F इंटू डी। तो वर्क होगा F इंटू डी अगर एंगल होगा 0 डिग्री। बात समझ आ गई? आसान। अगर एंगल होगा 0 डिग्री तो क्या करेंगे, सिर्फ F इंटू डी कर देंगे। अगर फोर्स और डिस्टेंस किसी एंगल पे होंगे फिर क्या करेंगे? नंबर 2, फर्ज करें फोर्स है इधर और डिस्टेंस है इधर। फोर्स है इधर, डिस्टेंस है इधर। फोर्स यहां पे थी और डिस्टेंस इस तरफ था। इनका आपस का एंगल थीटा था। आपस का एंगल क्या था? थीटा। बात समझ आ गई? फोर्स इस तरफ, डिस्टेंस इस तरफ, और एंगल क्या हो गया बीच का? थीटा। फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? बात समझ आ रही है ना? फोर्स इधर, डिस्टेंस इधर। फोर्स के दो कंपोनेंट्स। इनमें से आपने बताना है कि कॉस कौन सा होगा और साइन कौन सा होगा। जल्दी से। हाँ, ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाले को इग्नोर कर देंगे, परपेंडिकुलर वाले को इग्नोर कर देंगे। डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के उस कंपोनेंट से जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में होगा। तो क्या लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, इनटू डिस्टेंस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, इसमें जो थीटा है नीचे लिख दो, थीटा इज, ये फॉर्मूला हर वक्त अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला हर वक्त अप्लाई होगा। थीटा इज एंगल between, theta is angle between force, theta is angle between F and G। बेटा थीटा जो है वो एंगल है किसका? F और G का। कर लिया? थीटा किसका एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन। कॉपी कर लो, कर लिया? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एक एंगल बताओ जहां पे अगर फोर्स हो तो वर्क नहीं होता। एक सर्टेन एंगल जहां पे अगर फोर्स हो तो वर्क नहीं होता। हाँ जी, वो भी नोट करके रखिए। अगर फोर्स मोशन के साथ 90 डिग्री पे तो वर्क क्या होता है? 0 होता है। देखो, इफ अ फोर्स is perpendicular, if a force is perpendicular to the motion
अगर कोई फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर हो, then the work by that force is zero. अगर कोई फोर्स मोशन के साथ होगी परपेंडिकुलर तो उसका वर्क क्या होगा, हमेशा उसका वर्क जीरो होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, वर्क हम कितनी बार कैलकुलेट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम वर्क कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द इंडिविजुअल फोर्सेस एंड ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स। अगर 3 फोर्सेस है तो वर्क 4 होंगे, अगर 5 फोर्सेस है तो वर्क 6 होंगे। क्यों? वर्क होगा बाय एवरी इंडिविजुअल फोर्स एंड देयर रिजल्टेंट। समझ आ गई बात? अगर 3 फोर्सेस है तो वर्क कितने होंगे? अगर 3 फोर्सेस है तो वर्क होंगे 4, अगर 5 फोर्सेस हैं 5 फोर्सेस तो वर्क होंगे 6। क्यों? वर्क इज कैलकुलेटेड बाय एवरी इंडिविजुअल फोर्स एंड बाय द रिजल्टेंट फोर्स। समझ आ गई बात? अगर 3 फोर्सेस हैं F1 F2 और F3 तो होगा वर्क बाय F1, वर्क बाय F2, वर्क बाय F3 और होगा वर्क बाय द रिजल्टेंट। तो वर्क रिजल्टेंट का भी होता है। क्या टाइम हो गया? चलो इसके आगे फिर कल इंशाल्लाह। कल ऑन है आपका, कल की क्लास है 11:30 12:30, कल ऑन है बेटा, सारे टीचर क्लासें ले नहीं, दिन को कल स्कूल ऑन है आपका कल बेटा, कल कल सारे टीचर क्लासें ले रहे हैं 11:30 to 12:30। कल कोई टेस्ट नहीं है, कल तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कल टेस्ट है, वो तो ताकि आप पढ़ो, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक में लेंगे टेस्ट लेंगे, लेकिन